आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी एवं मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्टैट सांख्यिकी की इस क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी क्या है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। हमने फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा था, यानी बारंबारता और बारंबारता वितरण ये क्या होते हैं इनको देखा था, जिसमें हमने यह जाना था कि बारंबारता मतलब कोई घटना कितनी बार घट रही है, उसके घटने की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, बारंबारता या फ्रीक्वेंसी। और फिर उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, उनको कैसे हम चार्ट बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, वो जो विधि है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम वही चीज देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे करते हैं, मतलब उसका चार्ट हम कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या चार्ट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशन हम देखेंगे। पहली कंडीशन कि तो जब जो स्कोर्स हैं, जो स्कोर हमें दिए गए हैं, जैसे ये सब स्कोर हैं, तो अगर उनका प्रसार जो है वो रेंज अगर उनका कम है, तब हम कैसे उनको सारणी में बनाएंगे, मतलब उनको टेबल बनाएंगे। और अगर रेंज ज्यादा है तब हम कैसे उनका टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर रेंज कम है, प्रसार कम है, तो हम उनका टेबल कैसे बनाएंगे। तो लास्ट क्लास में आपने प्रसार को भी देखा था कि प्रसार या रेंज क्या होता है, उसका फॉर्मूला भी देखा था हमने। तो उसका फॉर्मूला क्या था, अभी आगे भी आप देखेंगे, लेकिन यहां पर हम देख लेते हैं। उसका फॉर्मूला था आपका हाईएस्ट स्कोर रेंज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। और ये दोनों चीजें क्या थी, ब्रैकेट में थी, ये दोनों चीजें ब्रैकेट में। और उसके बाद हम क्या करते हैं, +1। तो ये है आपका रेंज का फॉर्मूला। अब रेंज का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर यहां पर देखें तो यहां पर 15 स्टूडेंट्स के, 15 छात्रों के बुद्धि परीक्षण पर, जैसे आप सभी ने प्रैक्टिकल किए हैं बुद्धि परीक्षण का, तो मान लीजिए आप में से ही किसी 15 बच्चों को ले लिया गया और उनका जो स्कोर आया, तो उनके स्कोर ये लिखे हुए हैं, 15 बच्चों के स्कोर लिखे हुए हैं। अब इसमें लोएस्ट स्कोर कितना है देखा जाए तो लोएस्ट स्कोर आपका 96 है, लोएस्ट स्कोर 96 है। और जो आपका हाईएस्ट स्कोर है, तो हाईएस्ट स्कोर आपका 104 है। इतनी चीजें क्लियर है। अब इसको अगर हम रेंज के या प्रसार के फॉर्मूले में रखें तो आप देखें तो हाईएस्ट कितना है 104 और लोएस्ट कितना है, तो लोएस्ट है आपका 96। यहाँ पर इनको क्या किया गया है, इनको आरोही क्रम में लिख लिया गया है, बढ़ते हुए क्रम में 96, 97, 98, मतलब इस तरीके से पूरा लिख लिया गया है। अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर तो 100 3 बार आया है, लेकिन यहाँ पर एक ही बार लिखा है, तो वो एक ही बार क्यों लिखा है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो लोएस्ट स्कोर आपने देख लिया 96, हाईएस्ट स्कोर 104। अब यहां अगर आप फॉर्मूले में उस चीज को रखेंगे तो फॉर्मूले में हम देखते हैं क्या आएगा। आपने फॉर्मूले में रखा तो 104
हम ब्रैकेट में इसको लिखेंगे 104 माइनस कितना 96 और फिर ब्रैकेट के बाहर +1। अब इसको आप देखें तो कितना आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आपका आएगा 8 आ जाएगा और बाहर हो गया आपका +1, तो टोटल आपका कितना हो गया 9 आ गया ना। आपका रेंज क्या आ गया 9। तो ये रेंज क्या है, ये बता रहा है कि आपके जो टोटल संख्याएं दी गई वो चाहे 15 हो 20 हो 30 हो, लेकिन उसमें मेन संख्याएं कौन सी हैं, उनका विस्तार कहाँ तक है। उनका विस्तार देखा जाए तो विस्तार 96 से 104 तक है। अगर इस यहाँ पर इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर इसका विस्तार 96 से 104 तक ही है। वो बात अलग है कि इसी में से कुछ संख्याएं कई बार रिपीट हो गई हैं। जैसे आप देखें तो आपके यहाँ भी हो सकता है 15 बच्चों में से किसी किसी के क्या हुआ था कि आपका स्कोर मैच कर गया था। तो वही चीज यहाँ पर है कि कुछ बच्चों के स्कोर क्या हुए, मैच कर गए। एक से ज्यादा बच्चों के एक ही स्कोर आ गया, जैसे 100 3 बार आ गया यहाँ पर। तो ये आपका रेंज आ गया 9। अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि रेंज क्या होता है। रेंज ये है कि उसका प्रसार कहां से कहां तक है। अब उसमें उस चीज को हटा देते हैं कि कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट हुई है, उसको हटा देते हैं यहां से हम। ठीक, तो अब रेंज आपको समझ में आ गया। अब इसका हम फ्रीक्वेंसी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो अब यहां देखते हैं, जैसे आप यहां पर देखें कि जितने भी अंक आए हैं, जितने भी स्कोर्स हैं, उनको लिख लिया गया है। कैसे, जो रेंज है, जैसे 9 रेंज आया तो उसमें यहाँ पर देखें ये उनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया गया है। अब उसके बाद कौन सी संख्या कितनी बार आई है, जैसे बारंबारता, हम जानते हैं कि बारंबारता क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, कोई भी घटना कितनी बार घट रही है। तो यहाँ पर जो ये 15 छात्रों के स्कोर दिए गए हैं तो ये कितनी बार घट रहे हैं। तो जैसे 96 केवल एक बार आया है, ऊपर की इस लिस्ट को देखें तो यहाँ पर 96 केवल एक बार आया है, तो उसकी बारंबारता कितनी हो गई 1। फिर 97 को देखें तो 97 जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 97 आपका 2 बार आया है। ठीक, तो इसकी बारंबारता 2 हो गई। उसके बाद अगर बात करें 100 की, तो 100 को देखा जाए तो 100 एक बार, फिर 100 2 बार और इसके साथ साथ 3 बार। तो 100 की जो बारंबारता है, 100 की बारंबारता, वो हो गई 3। इसी तरीके से सभी की जो बारंबारता है वो यहाँ पर लिख दी गई है। लेकिन ये कब आसानी से हो जाता है, जब जो स्कोर्स हैं, जो आपके स्कोर हैं वो क्या है, वो अगर कम है। जैसे यहाँ पर सिर्फ 15 लोगों का स्कोर दिया गया था, तो ये आसानी से आप इनकी बारंबारता को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जो प्राप्तांक हैं वो प्राप्तांक अधिक हों, तब फिर यहाँ पर ये मेथड थोड़ा सा सही से काम नहीं करता है, क्योंकि तब फिर वो थोड़ा सा इसको टफ बना देता है। क्योंकि मान लीजिए अभी नीचे देखते हैं हम, अब जैसे यहाँ पर कितने अंक हैं, यहाँ पर टोटल 50 छात्रों के स्कोर दिए गए हैं। अब 50 छात्रों को अगर ऊपर वाले मेथड की तरह लिखना हो, फिर उसका फ्रीक्वेंसी निकालना हो, तो वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। तो उसके लिए यहाँ पर एक थोड़ा उससे आसान मेथड है। आपको थोड़ा टफ लगेगा स्टार्टिंग में, बट टफ नहीं है, वो आसान ही है। आसान किस तरीके से है, यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, जब प्राप्तांक का प्रसार अधिक हो, when the range of score is large, तब हम इस तरीके से, किस तरीके से, आप यहाँ पर देख लें ये स्कोर है, और इसको फिर हम किस तरीके से इसको करेंगे, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से निकाली जाएगी। पहले हम वर्गांतर निकालेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे। लेकिन इन सभी चीजों में कुछ स्टेप्स हैं, तो उन पहले स्टेप्स को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्राप्तांकों को वर्गों में, जब ऐसी सिचुएशन आती है कि जो प्राप्तांक हैं उनका प्रसार अधिक है, तो फिर प्राप्तांकों को, ये सब प्राप्तांक हैं, प्राप्तांक कौन से हैं, ये जितने भी अंक हैं, ये जैसे ये 60 हो गया,
74 हो गया या 49 हो गया, ये सब क्या है, ये सब स्कोर्स हैं, प्राप्तांक हैं। तो प्राप्तांकों को क्या कहा जा रहा है, क्लास में उनका ग्रुपिंग किया जाता है, मतलब वर्ग के रूप में उनका समूहन किया जाता है और इसके आधार पर फिर बारंबारता वितरण तालिका बनाया जाता है। बारंबारता वितरण तालिका, जैसे जो नीचे आपने अभी देखा वो क्या था, वो बारंबारता वितरण तालिका था। तो फिर उसके आधार पर बारंबारता वितरण तालिका बनाया जाता है। अब ये सब स्कोर हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने अभी ऊपर भी देखा था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनका रेंज निकालते हैं। तो रेंज का आपका फॉर्मूला क्या है, आपको पता ही है, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर प्लस 1। तो यहां पर देखें तो जैसे आर लिख देते हैं, आर हो गया किसका, रेंज का, आर मतलब हो गया यहां पर रेंज। अब उसके बाद हाईएस्ट स्कोर देखते हैं। तो हाईएस्ट स्कोर अगर हम देखें तो आप बताएं यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर कौन सा दिख रहा है आपको, अभी तो 79 है, इस ऊपर वाले लाइन में 79, नीचे वाले लाइन में देखें तो उससे ऊपर एक मिल गया 80 यानी 80। अब 80 से बड़ा भी कोई है तो नहीं है, 80 से बड़ा कोई नहीं है। तो हाईएस्ट स्कोर हो गया आपका कितना, 80, माइनस लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट ऊपर देखें तो लोएस्ट ऊपर में 32 है, फिर नीचे आए तो नीचे 30 है। अब 30 के बाद भी क्या कोई लोएस्ट स्कोर है नीचे, नहीं, सबसे छोटा जो स्कोर है वो क्या है आपका 30। तो यहां पर क्या हो गया 30। आप जानते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट में रहते हैं। फिर आगे क्या कर देंगे हम, +1। अब आंसर कितना आएगा, तो आपका आ गया कितना 50, 80 में से 30 जाएंगे तो 50 बचा, फिर 50 में +1 भी करना है हमें, तो +1 करने के बाद आपका आ गया 51। तो आपका रेंज कितना आ गया 51। तो यानी इनका फैलाव कहां तक है, 51 तक फैलाव है इनका। तो अब इस चीज को अगर आप ऐसे नीचे लिख के फिर उनका एक एक के आगे उनका स्कोर लिखेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हमने अपना रेंज निकाल लिया, रेंज आ गया हमारा 51। उसके बाद फिर हम जो अभी नीचे आपने चार्ट देखा, इस तरीके से हमें इसको टेबल के रूप में लिखना है। तो टेबल के रूप में लिखने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप बताए गए हैं, उन स्टेप को हम फॉलो करेंगे और फिर वो टेबल बनाएंगे। तो इसमें आप देखें तो आपका आता है, पहले तो आपने प्रसार निकाल लिया, रेंज ऑफ स्कोर निकाल लिया आपने, 51 आ गया आपका। फिर वर्गांतर, वर्गांतर कितना है, मतलब जो वर्ग हैं, जैसे आप ऊपर देखें, ऊपर क्या बताया गया था कि प्राप्तांकों को हम वर्गों के समूह में वितरित करके फिर हम बारंबारता वितरण तालिका बनाएंगे। तो वर्गांतर क्या है, ये चीज यहां पे समझना है। दूसरे चरण में वर्गांतर की संख्या तय की जाती है और इसका अर्थ है कि बारंबारता वितरण में वर्गों की संख्या कितनी होगी। अब ये कितनी होगी इसके लिए कोई खास नियम नहीं है कि वर्गों की संख्या कितनी होगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ये जो संख्या है वो 9 से लेकर, मतलब 9 से लेकर 16 के आसपास में हो तो थोड़ा सा इसे अच्छा माना जाता है। अब वर्ग क्या है, वर्गांतर क्या है, वर्गांतर की बात की जा रही है ना, तो यहां पर देखिए ये जो है ना, ये वर्गांतर होता है। तो ये अगर 9 से लेकर 16 के बीच में होता है तो थोड़ा अच्छा माना जाता है। अगर इससे कम या ज्यादा भी हो जाता है तो उससे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कम या ज्यादा होता है तो उससे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर 9 से 16 के आसपास में है तो थोड़ा सा उससे अच्छा माना जाता है। अब यहां पर हमें वर्गांतर की संख्या देखनी है कि वर्गांतर की संख्या कितनी होती है। तो वर्गांतर की संख्या कैसे होती है, ये सब वर्गांतर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही है आई थिंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर वर्गांतर की संख्या कितनी, 11 है।
अब ये वर्गांतर किस तरीके से लिखा गया है तो उसको देखते हैं। उसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेप पे आगे आना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि वर्गांतर का आकार, जो ये वर्गांतर हैं इनका आकार कैसे डिसाइड किया गया। तो एक वर्गांतर में जितने प्राप्तांक होते हैं उसे वर्गांतर का आकार या लंबाई कहा जाता है। मतलब देखें, आप यहां पर देखें एक वर्गांतर में कितने प्राप्तांक हैं। तो यहां पर कितने प्राप्तांक आ रहे हैं, 30 हो गया, इसके बाद क्या हो गया 31, 32, 33 और 34। यानी टोटल इस वर्गांतर में, ये देखिए इस वर्गांतर में कितने प्राप्तांक आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 प्राप्तांक इस वर्गांतर में आ रहे हैं। इन दोनों के बीच में देखा जाए तो 5 प्राप्तांक आ रहे हैं। तो इस पे वापस आ जाइए। एक वर्गांतर में जितने प्राप्तांक होते हैं उसे वर्गांतर का आकार या लंबाई कहा जाता है। तो इस वर्गांतर में कितने प्राप्तांक हैं, 5 प्राप्तांक हैं। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 5 हो गई। साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना हो गया, 5। और साइज ऑफ क्लास इंटरवल को हम आई अक्षर से हम लिखते हैं। यहां पर देखें ये आई अक्षर लिखा हुआ है, तो आई से ही इसको हम डिनोट करते हैं, संबोधित करते हैं। एक चीज यहां पर और ध्यान देने वाली है कि जब भी आप वर्गांतर डिसाइड करते हैं कि वर्गांतर कितना रखना है हमें, जैसे यहां पर हमने 5 वर्गांतर रखा है, तो जब इनको डिसाइड किया जाता है तो कोशिश किया जाता है कि ये हमेशा विषम संख्या में हो। मतलब विषम, जैसे 1 3 5 7 9 11, इस तरीके से वर्गांतर के बीच में का गैप हो। तो समझ में आया वर्गांतर का आकार, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या है कि एक वर्गांतर में जितने भी प्राप्तांक आ रहे हैं उसी को हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल कहते हैं। जैसे यहां पर 30 से 34 5 प्राप्तांक आए, ऊपर सब में 5 5 5 5 आएंगे। ठीक, अब बात आती है कि वर्गांतर की हम शुरुआत कैसे करेंगे। जैसे ये तो हो गया आपका, इतना ये चीजें हो गई, लेकिन अब हम इसको बनाएंगे कैसे, ये चीज जो है आपका, ये चीज हम बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाने के लिए हमें उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, बिगिनिंग ऑफ द क्लास इंटरवल, वर्गांतर की शुरुआत। तो वर्गांतर की शुरुआत करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है कि आप जो स्कोर है उसके सबसे लोएस्ट पॉइंट को लें, सबसे लोएस्ट प्राप्तांक को लें। तो यहां पर सबसे लोएस्ट प्राप्तांक कौन सा है, 30। तो हम लोएस्ट से या फिर उससे भी नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखें बताया क्या जा रहा है कि वर्गांतर बनाने का जो तरीका होता है, स्टार्ट करने का तरीका होता है कि आप या तो सबसे लोएस्ट स्कोर को लें या उससे भी नीचे। मतलब जैसे यहाँ पर 30 सबसे लोएस्ट है तो आप 30 ले सकते हैं, या 30 की बजाय आप मान लीजिए आपने 25 ले लिया या 28 ले लिया, 26 ले लिया, कुछ भी ले लिया, इस तरीके से ले सकते हैं। मतलब मिनिमम से ही स्टार्ट करना है, मिनिमम या उससे भी नीचे थोड़ा सा, उससे हमें वर्गांतर बनाना स्टार्ट करना है। और जैसे हमने क्लास इंटरवल का जो साइज है वो कितना रखा है, क्लास इंटरवल का साइज हमने देखा वो 5 रखा है। तो 30 से लेकर अब 5 को और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम जो संख्या लिखते हैं उसको भी ऐड करते हैं। तो 30 से अगर आप 5 और ऐड करेंगे तो 30, फिर 31, 32, 33, 34। हमने कितना रखा है, वर्गांतर का जो साइज है वो हमने 5 रखा है। ठीक, तो 5 रखा है, 5 हमने रखा है, यहाँ पर देखें ये 5 है, 5 हमने रखा है। तो ये, और हमने स्टार्ट किया है 30 से, तो 30 से अगले 5 तक जाएंगे तो वो आएगा आपका 34। तो ये जो वर्गांतर हो गया ये कहां से कहां तक है, 30 से लेके 34 तक। ये क्या है, ये है आपका वर्गांतर। समझ रहे हैं, ये आपका वर्गांतर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका साइज क्या है, क्लास इंटरवल का साइज कितना है, तो साइज कितना आप बताएंगे। क्लास इंटरवल आप जानते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं हम, और इसका साइज पूछा जाएगा
तो ये साइज आपका 5 है, क्योंकि यहाँ पर एक एक के बीच में, एक वर्ग से दूसरे वर्ग के बीच में 5-5 का गैप है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका बारंबारता। तो यहां पर देखें कि जो प्राप्तांक जिस वर्गांतर में आता है उसे उस वर्गांतर के सामने लिख दिया जाता है। आप सबसे पहले ये देखें कि 30 से 34 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं। किससे किसके बीच में? 30 से 34 के बीच में। लोएस्ट से स्टार्ट करते हैं, तो 30 से 34 के बीच में आप यहाँ पर देखें तो 30 से 32, 30 से 34 के बीच में है। फिर उसके बाद देखें तो 30 खुद भी है, 30 भी तो 30 से 34 के बीच में ही आ रहा है ना, तो 30 भी हो गया। उसके बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 30 से 34 के बीच में आ रही हो। तो यहाँ पर 30 से 34 के बीच में 2 संख्याएं आ रही हैं, यानी इस वर्गांतर की आवृत्ति कितनी हो गई? 2 हो गई, क्योंकि इस वर्गांतर में जो संख्याएं हैं, इस वर्गांतर में जो संख्याएं हैं वो संख्याएं 2 बार पूरे इस कोर्स में आई हैं। पूरे स्कोर में वो संख्याएं 2 बार आई हैं, तो हमने वर्गांतर का जो बारंबारता है वो 2 लिख दिया। इसके बाद मान लीजिए हम देखते हैं 45 से 49 जो वर्गांतर है उसकी बारंबारता कितनी होगी। तो इसके लिए हम फिर वापस जाएंगे कहां पर? ऊपर। अब यहाँ पर है 45 से 49 के बीच में कितनी संख्याएं आई हैं उसको देखना है। तो एक तो 45 हो गया, फिर 45 से 49 यहाँ पे भी नहीं है, फिर 45 से 49 के बीच में ये तो 44 से नीचे हो गया, इसको नहीं रख सकते। 45 से 49 की बात की जा रही है, तो 47 हो गया, यानी एक यहाँ पर 45 और दूसरा यहाँ पर 47, फिर 49 और 49, 45 से 49 चाहिए था ना, तो ये दोनों भी उसी के अंदर आ जाएंगे। तो आपका 1 2 3 4, उसके बाद फिर आगे देखें तो 45 से 49 के बीच में ये 48 है, ये भी 45 से 49 के बीच में आ रहा है, और 47 फिर से। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 संख्याएं 45 से 49 के बीच में आ रही हैं। तो आपकी जो आवृत्ति हो गई 45 से 49 वर्गांतर की, वो हो गई कितनी? 6। समझ में आ गया? यहां पर थोड़ा सा आप लोग एक चेंज कर लेंगे, एक्चुअली थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गया है। अगर आप देखें तो 30 से 34, फिर 35 से 39, फिर 40 से 44, तो यानी 5-5 का गैप हो रहा है। 34 39 44 49 54 59 ऐसे करके बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 74 है, 74 के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए 79 79, क्योंकि 75 से अगर हम 5 का गैप करें तो 75 76 77 78 और 79, तो इसको आप 79 कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें 80 से 84 के बीच में कितने स्कोर आ रहे हैं, तो 80 से 84 के बीच में 1 आ रहा है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने देखा कि हम जो स्कोर्स रहते हैं उनको कैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के रूप में लिखते हैं, मतलब जो उनकी फ्रीक्वेंसी है उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के द्वारा हम कैसे लिखते हैं, और कब? जब प्राप्तांक यानी प्रसार जब कम हो तब, और जब प्रसार बहुत अधिक हो तब। दोनों तरीकों से हमने यहाँ पर इस चीज को देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।